नमस्ते नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस मेकर पे। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग आज होमवर्क सीरीज को डे 9 करेंगे फ्रेंड्स। तो देखिए ये आपको 30 तारीख को होमवर्क फ्रेंड्स आपको नहीं आया था, तो ध्यान रखिएगा, इसीलिए मैं आप लोग के लिए अपलोड नहीं किया था। तो देखिए यही होमवर्क सीरीज जो आपका डे 9 है वो 31 तारीख को है, तो ध्यान रखिएगा। और देखिए फ्रेंड्स, ये आपका बिहार दरोगा पीटी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और आने वाले जितने भी बिहार के जितने भी एग्जाम हैं, बिहार दरोगा हो गया या बिहार पुलिस हो गया या बिहार एसएससी, सभी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ पीसीएस मेकर चैनल से जुड़ जाइए, और टेलीग्राम को फ्रेंड्स आप उससे भी जुड़ जाइए इसका पीडीएफ पाने के लिए। और फ्रेंड्स, अगर फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हैं फ्रेंड, तो प्लीज़ पीसीएस मेकर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और डेली आप लोग के लिए ऐसे वीडियो प्रोवाइड किया जाता है मंडे टू फ्राइडे। और कल देखिए फ्रेंड्स, आपको इसका मास्टर वीडियो कल जो आपको मिलेगा फ्रेंड्स, मंडे टू फ्राइडे जितने भी आपको जो भी होमवर्क सीरीज हुए हैं उसका आपको मास्टर वीडियो आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस मेकर पे अपलोड हो जाएगा। तो प्लीज़ आप उसे रिवीजन करना ना भूलें, आप उसे जरूर देखिएगा। हर एक वीक में आपको मास्टर वीडियो मिलेगा। और फ्रेंड्स, आपको जो संडे आ रहा है, संडे में आपको फुल मॉक टेस्ट दरोगा का दिया जाएगा। तो प्लीज़ आप इससे जुड़ जाइए। तो देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार परमाणु हथियार में भारत का स्थान क्या है। देखिए, अभी एक डेटा है सिप्री का एक रिपोर्ट जारी हुआ है जिसमें कहा गया है कि भारत का स्थान परमाणु हथियार में छठवें स्थान पे। अभी हाल ही में पाकिस्तान को पीछे छोड़ के भारत जो है वह छठे स्थान पे क्या हुआ कि परमाणु हथियार में आगे आ गया 6 स्थान पे। ध्यान रखिएगा, अगर हम बात करते हैं भारत के पास कितने परमाणु हथियार है, तो याद रखिए 172 है। पाकिस्तान के पास कितने हैं, तो 170 परमाणु हथियार है। यानी कि भारत जो है वह पाकिस्तान को पीछे छोड़ के भारत जो है वो परमाणु हथियार पे छठे स्थान पे आ गया है, ये ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करते हैं क्या कि परमाणु हथियार क्षमता मामले में शीर्ष देश। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं सबसे ज्यादा परमाणु हथियार किस देश के पास है, तो मैं आपको क्रम बताया। तो पहला आपका यूएसए यानी कि अमेरिका हो गया, पहला आप लिखिएगा यूएसए अमेरिका हो गया। दूसरा लिखिएगा रूस के पास है। उसके बाद रूस के बाद हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ब्रिटेन हो जाएगा। और ब्रिटेन की बात करते हैं उसका फ्रांस हो गया, फ्रांस। उसके बाद हो जाएगा आपका चीन हो जाएगा 5वां स्थान, और छठे स्थान पे कौन आता है, भारत आता है। ये क्रम आप लोग लिख लीजिएगा पढ़ते पर। फर्स्ट में यूएसए, दूसरा पर रूस, तीसरा ब्रिटेन, चौथा फ्रांस, और 5वां चीन, और छठा क्या हो जाएगा अपना देश भारत हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स कि देखिए, अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान के पास जो अभी वर्तमान में 2024 में कितने हैं, तो 170 ही परमाणु हथियार है। अब देखिए भारत की बात करते हैं ना, तो भारत 2023 में भारत के पास जो परमाणु हथियार थे वो 164 थे, यानी कि पाकिस्तान से नीचे थे। लेकिन अभी 2024 में जो अगर बात करते हैं कि एक रिपोर्ट आया था, उसके अनुसार भारत के परमाणु हथियार 172 हो गया है। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कि भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ। देखिए, भारत में जो पहला परमाणु परीक्षण हुआ था, डेट लिख लीजिएगा 18 मई 1974 में हुआ था, राजस्थान के पोखरण में। 1974 में हुआ था भारत का पहला परमाणु परीक्षण, 18 मई 1974 में। अगला क्वेश्चन आपका 2 नंबर कि किस देश ने भारत के मसाला ब्रांड एवरेस्ट, जो आपका एवरेस्ट और एमडीएच पर प्रतिबंध लगा दिया था। देखिए, अभी हाल ही में ना जो एक देश का नाम है जिसका नाम है हांगकांग, याद रखिएगा हांगकांग जो देश है वहाँ पे क्या किया गया है कि जो मसाला ब्रांड है आपका एवरेस्ट है और एमडीएच है, उस पर क्या होना है कि प्रतिबंध लगा दिया। क्यों लगा दिया, देखिए क्योंकि इसमें जो है ना, ये जो आपके एमडीएच मसाला में और आपके जो एवरेस्ट मसाला उसमें ना एथिलीन, इसको लिख लीजिएगा किसकी मात्रा मिली है, तो याद रखिएगा एथिलीन ऑक्साइड की मात्रा मिली, एथिलीन ऑक्साइड की मात्रा इसमें मिली है। और इससे क्या होता है ना कि इसकी मौजूदगी के कारण एमडीएच मसाला और एवरेस्ट को बैन कर दिया गया हांगकांग में। और इससे पहले ना फ्रेंड्स, इससे पहले एक सिंगापुर फूड एजेंसी, सिंगापुर जो है ना एक देश है सिंगापुर फूड एजेंसी ने भी क्या किया था, इसको बैन कर दिया है इस मसाले को। और ध्यान रखिएगा कि एथिलीन ऑक्साइड जो मौजूदगी होता है, इससे कौन सा डिजीज उत्पन्न हो सकता है, तो तंत्रिका तंत्र प्रभावित होते हैं। इससे तंत्रिका जो हमारे ब्रेन में जो तंत्रिका तंत्र होते हैं वो क्या होता है, इससे प्रभावित होते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला देखिए कि भारत में बड़ी इलायची का सर्वाधिक उत्पादन। देखिए यहाँ पे 2 क्वेश्चन मिल सकता है। बड़ी इलायची का सर्वाधिक उत्पादन जो करता है भारत को कौन, तो सिक्किम करता है, सिक्किम। ध्यान रखिएगा कि बड़ी इलायची का उत्पादन भारत करता है सिक्किम, और छोटी इलायची की बात करें तो केरल। दोनों ध्यान रखिएगा, छोटी इलायची केरल और बड़ी इलायची सिक्किम। कार्डमम पहाड़ी की अवस्थिति भारत में कहाँ है। देखिए, कार्डमम पहाड़ी को ही इलायची की पहाड़ी कहा जाता है, और ये जनरली जो फ्रेंड्स है ना, ये तमिलनाडु और केरल के मध्य स्थित है। इसके सीमा पर तमिलनाडु और केरल के मध्य सीमा पर स्थित है, याद रखिएगा कार्डमम पहाड़ी की अवस्थिति, ये ध्यान रखिएगा। अगला 3 नंबर कि किन 2 यूरोपीय देशों को शेंगेन क्षेत्र में शामिल किया गया है। तो देखिए, किन 2 यूरोपीय देशों को शेंगेन क्षेत्र में शामिल किया गया है, तो याद रखिए इसका नाम आप लिख लीजिए रोमानिया। एक आपका रोमानिया है, एक आपका रोमानिया हो गया, और दूसरा आपका बुल्गारिया। याद रखिएगा फ्रेंड्स, रोमानिया और बुल्गारिया जो आपका देश है, इसको क्या किया गया है कि इसको शेंगेन क्षेत्र में शामिल किया गया। और देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको जो परीक्षा मंथन का जो करंट अफेयर्स पढ़ाया था, तो वो उसमें जाके देखिए बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ से देखने को मिले, तो प्लीज़ आप उससे देखिएगा जरूर, बहुत फायदा करेगा आपको, ध्यान रखिएगा। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं क्या यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, शेंगेन क्षेत्र में यूरोप के कितने देश शामिल है। देखिए, अगर हम बात करते हैं शेंगेन क्षेत्र में ना, तो शेंगेन क्षेत्र में यूरोप के कितने देश शामिल, तो उसमें 29 देश शामिल है, 29 देश।
29 देश क्या इसमें शामिल है। और अगला, यूरोप में वीजा मुक्त क्षेत्रों का संघ क्या कहलाता है? तो देखिए इसको क्वेश्चन में थोड़ा सा इसको देख के कंफर्म हो कि मैं बताऊंगा फ्रेंड्स, थोड़ा सा मैं आपको बाद में भी इसका बता देता हूँ कि यूरोप में वीजा मुक्त क्षेत्रों को संघ को क्या कहलाता है, तो मैं एक बार बता दूंगा। ठीक है, आगे देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन कि हाल ही में किस देश के सांसदों ने हाथ में गीता और बाइबल लेकर शपथ ग्रहण किया है? तो किस देशों ने लिखा है? तो ब्रिटेन, याद रखिएगा ब्रिटेन। ब्रिटेन ने हाल ही में क्या किया कि हाथ में बाइबल, याद रखिएगा हाथ में गीता और बाइबल लेकर शपथ ग्रहण किया ब्रिटेन। देखिए भारत में संसदीय व्यवस्था किस देश से लिया गया? तो ब्रिटेन से। भारत में हम लोग जो संसदीय व्यवस्था जो लिए फ्रेंड्स वो ब्रिटेन से लिए, ब्रिटेन से। अगला, किस देश की लेबर पार्टी की नई सरकार बनी? तो याद रखिए किस देश, यानी कि यही ब्रिटेन में क्या हुआ फ्रेंड्स कि ब्रिटेन में लेबर पार्टी की नई सरकार बनी है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि संघाई सहयोग संगठन का 10वां अस्थायी सदस्य देश कौन बना है? देखिए सबसे पहले बात करते हैं क्या कि संघाई सहयोग संगठन का जो आयोजन कहाँ किया गया था, ये ध्यान रखिए। तो इसका आयोजन किया गया था कजाकिस्तान में, याद रखिएगा फ्रेंड्स कजाकिस्तान के अस्ताना में किया गया था। कजाकिस्तान के अस्ताना में इसका आयोजन किया गया था, मतलब संघाई सहयोग संगठन का। और इसमें 10वां अस्थायी सदस्य जो बना है वो बेलारूस बना है। बेलारूस जो है वो 10वां अस्थायी सदस्य बना है। कौन? तो बेलारूस बना है। ठीक है, अगला देखिएगा कि संघाई 2024 का आयोजन मैंने अभी बताया, आयोजन कहाँ किया गया? तो कजाकिस्तान के अस्ताना में। और संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब की गई थी? ये डेट याद रखिएगा फ्रेंड्स कि इसकी जो स्थापना की गई थी 15 जून 2001 को इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, अगर हम बात करते हैं क्या कि वर्ष 2024 के लिए संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एससीओ की सांस्कृतिक राजधानी कौन बनी है? तो याद रखिए चीन का किंगदाओ। याद रखिए चीन का जो आपका किंगदाओ है, चीन का किंगदाओ जो है वो 2025 के लिए एससीओ की सांस्कृतिक राजधानी बनी है। अगला क्वेश्चन है आपका 6 नंबर कि हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? देखिए हैती जो अगर हम बात करते हैं क्या कि हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार के द्वारा इंद्रावती, याद रखिएगा इंद्रावती जो है आपका ऑपरेशन चलाया गया था। ये हो गया। अब कुछ ऑपरेशन मैं आपको यहाँ पे नोट करवाता हूँ, नोट कीजिएगा। अगर हम बात करते हैं क्या कि एक याद रखिएगा कि ऑपरेशन पोलो इसको लिख लीजिएगा, ऑपरेशन पोलो। देखिए ऑपरेशन पोलो क्या है? तो ऑपरेशन हैदराबाद का विलय जब हुआ था 1948 में, हैदराबाद का जो विलय हुआ था 1948 में, तो ऑपरेशन पोलो के तहत ही, याद रखिए ऑपरेशन पोलो उस समय चलाया गया था हैदराबाद के विलय के समय 1948 में, ध्यान रखिएगा। अगला है आपका ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन अगर हम विजय की बात करें तो ऑपरेशन विजय यानी कि कारगिल युद्ध जब हुआ था, कारगिल जब युद्ध हुआ था तो ऑपरेशन क्या होता है? विजय चलाया गया था कारगिल युद्ध। तो फ्रेंड्स कमेंट करके बताइए कारगिल युद्ध भारत में कब हुआ था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक है आपका सियाचिन वार। जब सियाचिन वार हुआ था फ्रेंड्स, देखिएगा कि सियाचिन वार जब हुआ था, सियाचिन जब युद्ध हुआ था तो मेघदूत चलाया गया था, ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया था, ये ध्यान रखिए। एक और याद रखिएगा फ्रेंड्स कि यूक्रेन से लाने के लिए, मतलब यूक्रेन में जो फंसे लोग थे उसमें भारतीयों को लाने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि हमास के हमले के बाद इजराइल से भारतीयों को लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो ऑपरेशन अजय। याद रखिएगा ऑपरेशन अजय जो है वो हमास के हमले के बाद इजराइल से भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन अजय को चलाया गया था। अगला यहाँ पे एक और पॉइंट देखिएगा कि सूडान के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो सूडान के लिए कावेरी, याद रखिए ऑपरेशन कावेरी को चलाया गया था। एक और क्वेश्चन यहाँ पे है कि तालिबान से भारतीयों को लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो तालिबान से भारतीयों को लाने के लिए देवी शक्ति चलाया गया था, देवी शक्ति। देखिए फ्रेंड्स जितने भी ऑपरेशन है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। कल मैं ये सभी आपको करंट अफेयर्स में आपको पढ़ा चुका हूँ, तो प्लीज़ आप एक बार जाकर करंट अफेयर्स वाला वीडियो देखिएगा। डेली मतलब करंट अफेयर्स जो होमवर्क में मिलते हैं उसको मैं अपलोड करता हूं, तो प्लीज़ आप पीसीएस मेकर चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में किस देश में समलैंगिक विवाह को मंजूरी दी गई? देखिए एक देश है जिसका नाम है थाईलैंड। याद रखिए फ्रेंड्स कि थाईलैंड में क्या हुआ था कि समलैंगिक विवाह को मंजूरी मिल गई थी। देखिए समलैंगिक का मतलब क्या होता है कि मेल मतलब कि लड़का लड़के से शादी और लड़की से शादी करते उसे समलैंगिक विवाह कहते हैं। और देखिए ये समलैंगिक विवाह की मंजूरी थाईलैंड को मिला है। और याद रखिएगा कि भारत में ये वैध नहीं है, भारत में क्या है अवैध घोषित किया था, भारत ने इसे क्या किया था अवैध घोषित, इसको माना नहीं था ये आपका जो समलैंगिक विवाह है। लेकिन याद रखिएगा भारत ने लिविंग रिलेशनशिप, जो आपका लिविंग रिलेशनशिप होता है, उन्होंने मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ठीक है लिविंग रिलेशनशिप में आप रह सकते हैं, लेकिन ये आपका समलैंगिक विवाह जो है वो आपका कानूनी अधिकार नहीं प्रदान करता, लेकिन थाईलैंड करता है, ध्यान रखिएगा। अगला 8 नंबर कि किस देश ने अनिवार्य सैन्य सेवा कानून लागू किया जिसमें बुलाए जाने पर कम से कम 2 साल सेना में सेवा देनी होगी? किस देश ने? तो याद रखिएगा इस देश का आपका नाम है म्यांमार। याद रखिएगा कौन सा देश? याद रखिएगा म्यांमार जो है, म्यांमार जो देश है इसमें कहा गया है कि
अनिवार्य से सैन्य सेवा कानून लागू किया गया है म्यांमार देश के द्वारा, और मतलब बुलाए जाने पर कम से कम आपको 2 साल तक कम से कम इसमें सेवा देना होगा। ठीक है, ये ध्यान रखिए। अगर बात करते हैं म्यांमार से, तो याद रखिएगा कि इरावदी नदी को म्यांमार का जीवन रेखा कहते हैं। याद रखिए, लिख लीजिएगा इरावदी। इरावदी इरावदी नदी को म्यांमार का जीवन रेखा कहला जाता है, ध्यान रखिएगा। और कालादान प्रोजेक्ट जो है ना, कालादान प्रोजेक्ट, याद रखिए एक प्रोजेक्ट है कालादान। कालादान जो प्रोजेक्ट है भारत और म्यांमार के बीच में ये प्रोजेक्ट है, और याद रखिए ये कालादान नदी पर ही बनाया गया है कालादान प्रोजेक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, असत्य कथन की पहचान कीजिए। देखिए, अगर हम बात करते हैं, पहला है कि संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना आयोग के सदस्य के रूप में भारत को पुनः निर्वाचित किया गया है। तो बिल्कुल भारत को पुनः निर्वाचित किया गया है। इस आयोग में भारत का कार्यकाल 30 दिसंबर 2024 को समाप्त नहीं, 30 दिसंबर नहीं होगा फ्रेंड्स, 31 दिसंबर 2024 को समाप्त होगा। और इस आयोग में कुल 31 देश हैं, तो ये भी आपका सही है। यानी कि असत्य पूछा जा रहा है, इसमें से कौन सा असत्य है, तो केवल 2 आपका असत्य है, केवल 2, ध्यान रखिए। केवल कितने हैं, तो केवल 2 आपके असत्य है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 10 नंबर है क्या कि विश्व हरित अर्थव्यवस्था का 10वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है। देखिए, विश्व हरित अर्थव्यवस्था का 10वां जो संस्करण जो है ना, वो यूएई में, यूएई इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड अरब अमीरात, यूनाइटेड अरब अमीरात। ठीक है, ये अरब देशों का संगठन है। यूनाइटेड अरब अमीरात क्या है, तो ये अरब देशों का क्या है, संगठन है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो 10वां संस्करण यूएई में हुआ है। और याद रखिएगा, एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, याद रखिए, शिक्षा का सम्मेलन और COP28, ये लिख लीजिएगा। मैं आपको पिछले वीडियो में बताया था कि शिक्षा पर सम्मेलन और COP28 का आयोजन भी कहाँ हुआ 2024 में, तो यूएई में हुआ, यूएई में हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, किस देश में 16 वर्ष से कम आयु के बच्चे के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंधित करने की घोषणा। सोशल मीडिया कहने का मतलब इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, ये सोशल मीडिया हो गया। ठीक है ना, तो ये बैन किस देश ने हाल ही में किया है, क्वेश्चन आपके आए थे अभी हाल ही में, तो याद रखिए ऑस्ट्रेलिया। याद रखिएगा फ्रेंड्स की ऑस्ट्रेलिया जो आपका देश है, उन्होंने क्या किया है कि 16 वर्ष से कम आयु के बच्चे को सोशल मीडिया पर बैन कर दिया गया ऑस्ट्रेलिया। और ध्यान रखिएगा, भारत में ये नियम है, भारत में भी ये नियम लागू है, लेकिन याद रखिएगा कि 18 साल से कम उम्र के जितने भी बच्चे हैं उनको सोशल मीडिया बैन किया गया है। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर माता पिता चाहे तब वो बैन होगा, नहीं तो नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि अगर माता पिता अगर अपने बच्चे को सोशल मीडिया यूज़ करने के लिए नहीं दे रहे हैं तो वो ठीक है, लेकिन अगर आप यूज़ करने के लिए दिए तो आपके लिए बैन नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो आप 18 साल के कम बच्चे को, भारत में सोशल मीडिया बैन है, लेकिन माता पिता अगर चाहे तो, अगर माता पिता चलाने के लिए इजाज़त दे तो वो चला सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, कि भारत के चुनाव आयोग ने किस देश के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। देखिए, भारत के जो चुनाव आयोग है ना, वो आपके उज्बेकिस्तान, याद रखिएगा इसका नाम लिख लीजिए, देश का नाम उज्बेकिस्तान देश के साथ क्या हुआ है कि हस्ताक्षर किए। अगर हम बात करते हैं कि चुनाव आयोग के बारे में, तो याद रखिएगा उज्बेकिस्तान, इसको लिख लीजिएगा उज्बेकिस्तान। ठीक है, अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स कि भारत के चुनाव आयोग के बारे में, तो देखिए चुनाव आयोग जो होते हैं ना, एक संवैधानिक निकाय है। ठीक है, चुनाव आयोग क्या है, तो एक संवैधानिक निकाय। ठीक है, चुनाव आयोग क्या है, तो एक संवैधानिक निकाय है, जिसके अनुच्छेद 329 में वर्णित है। एक बार देख लीजिएगा, अनुच्छेद 329 में चुनाव आयोग के बारे में वर्णित है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा अनुच्छेद आपका 329 हो गया, 329 में वर्णित है। अगर देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं चुनाव आयोग की स्थापना कब हुआ था, तो याद रखिएगा 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग का स्थापना हुआ था। इसलिए हम लोग चुनाव दिवस जो है हम लोग कब मनाते हैं, तो 25 जनवरी को मनाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करते हैं चुनाव आयोग की, तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, चुनाव आयोग के प्रथम आयुक्त यानी कि अध्यक्ष कौन थे, तो सुकुमार सेन थे, चुनाव आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। अगर हम बात करते हैं कि चुनाव आयोग के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, याद रखिए वीएस रमा देवी, याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, वीएस रमा देवी जो थे वो चुनाव आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब वर्तमान में बात करते हैं, वर्तमान में कौन है, यहाँ भी क्वेश्चन बन सकता है, राजीव कुमार वर्तमान में चुनाव आयोग के जो है ये 25वें नंबर इनका क्रम क्या है, तो 25वें नंबर के क्या है, वर्तमान में अध्यक्ष है चुनाव आयोग के। और याद रखिएगा इनका कार्यकाल अभी हाल ही में समाप्त भी होने वाला है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत में टाइफून यागी से निपटने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था। याद रखिएगा कि भारत में एक टाइफून यागी जो आया था ना, उसको निपटने के लिए सद्भाव ऑपरेशन आपको चलाया गया था, सद्भाव ऑपरेशन आपको चलाया गया था। ठीक है, याद रखिएगा टाइफून यागी को नहीं। और याद रखिएगा ये जो टाइफून जो आया था ना, इसका क्वेश्चन आता है कि इसका नामकरण, इसमें टाइफून में एक नाम आता है क्या, कि भारत के पूर्वी तट पर ना रेमल आया था, रेमल। याद रखिएगा कि भारत के पूर्वी तट पर एक रेमल जो तूफान है वो टकराया था, रेमल जो है आपका वो टकराया था। इसका नाम जो है ओमान ने दिया था, रेमल जो नाम किसने दिया था, ओमान ने दिया था रेमल नाम। ठीक है, रेमल नाम किसने दिया था, तो ओमान ने। ये क्वेश्चन आता है, रेमल जो आपका जो टाइफून था उसका नाम मतलब जो था वो किसने दिया था, तो याद रखिएगा रेमल, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। ठीक है,
रेमल ने क्या हुआ था कि रेमल ने इसका नाम दिया था, मतलब सॉरी, रेमल को नाम, रेमल जो है, ये रेमल जो तूफान, इसका नाम किसने दिया था? तो याद रखिए ओमान ने दिया था, ओमान ने, ठीक है। और भारत के पूर्वी तट पर ये टकराया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर के, हाल ही में एनओबी न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य कौन बना है? देखिए न्यू डेवलपमेंट बैंक, यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे न्यू डेवलपमेंट, यहाँ पे डी होना चाहिए, गलत हो गया है, एनडीबी होना चाहिए, एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक, एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक, वो नहीं होगा, यहाँ पे डी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य कौन बना है? तो याद रखिएगा नया सदस्य जो बना है वो अल्जीरिया बना है, अल्जीरिया। याद रखिएगा कि अल्जीरिया जो है, अल्जीरिया जो न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बना है। ध्यान रखिएगा न्यू डेवलपमेंट बैंक का स्थापना कब हुआ था? 2015 में न्यू डेवलपमेंट बैंक का स्थापना हुआ था। और याद रखिएगा इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर चीन के संघाई में। कहाँ पे फ्रेंड्स? चीन के संघाई में क्या है कि इसका हेडक्वार्टर स्थित है न्यू डेवलपमेंट बैंक का, ठीक है ना। और याद रखिए न्यू डेवलपमेंट बैंक ब्रिक्स बैंक के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन आता है कि ब्रिक्स बैंक के नाम से किसे नया जाता है? तो न्यू डेवलपमेंट बैंक, ब्रिक्स, BRICS, भारत, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ब्रिक्स का फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन है आपका 15 नंबर कि किस आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज पार्टी का गठन किया गया था? देखिए ध्यान से, अगर हम बात करते हैं किस आंदोलन की असफलता के बाद, तो सबसे पहले स्वराज पार्टी यहाँ पे था फ्रेंड्स। देखिएगा स्वराज पार्टी यहाँ पे लिखा हुआ है। स्वराज पार्टी की अगर हम बात करते हैं, देखिएगा यहाँ पे अगर हम स्वराज पार्टी की बात करें तो स्वराज पार्टी का स्थापना हुआ कब था? तो 1923 ईस्वी में हुआ था। किसने किया था? तो याद रखिए मोतीलाल नेहरू और CR दास, यानी कि चितरंजन दास। CR दास का फुल फॉर्म होता है चितरंजन दास। और यहाँ पे CR दास जो थे वह स्वराज पार्टी के क्या थे? अध्यक्ष थे। अध्यक्ष कौन थे? CR दास। और मोतीलाल नेहरू क्या थे? सचिव थे। ये भी क्वेश्चन बना था कि स्वराज पार्टी का जब गठन मोतीलाल और CR दास ने किया था तो इसके सचिव कौन थे? तो सचिव थे मोतीलाल नेहरू और CR दास क्या थे? इसके अध्यक्ष थे। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ से बनता है। अगर हम बात करते हैं क्या कि किस आंदोलन, मतलब ये जो हुआ था किस आंदोलन की मतलब असफलता के बाद स्वराज पार्टी का गठन किया गया था? तो याद रखिए असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन स्वराज पार्टी का गठन किया गया था असहयोग आंदोलन के बाद, ठीक है। अगर फ्रेंड्स हम असहयोग आंदोलन की बात करते हैं तो आपको पता है कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत जो हुई थी वो 1920 में हुई थी और 1922 में क्या हो गया था? इसको समाप्त कर दिया गया था। क्यों समाप्त कर दिया गया था? तो याद रखिएगा एक डेट इसको लिख लीजिएगा, 5 फरवरी 1922 को, 5 फरवरी 1922 को एक हुआ था चौरा चौड़ी कांड। याद रखिएगा इसका नाम है चौरा चौड़ी कांड हुआ था 5 फरवरी 1922 को। इसी कारण क्या हुआ था कि असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। कब तक? क्वेश्चन याद रखिएगा असहयोग आंदोलन को स्थगित किया था 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो याद रखिएगा कि खान अब्दुल गफ्फार खान को, याद रखिए इसको लिख लीजिएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा क्वेश्चन यहाँ से बनता है खान अब्दुल गफ्फार खान से कि भारत में पश्चिमी आंदोलन का भारत में जो पश्चिमी आंदोलन हुआ था उसके जनक कौन है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान है। याद रखिएगा, ठीक है। और खान अब्दुल गफ्फार खान ने लाल कुर्ती संगठन, याद रखिएगा एक क्वेश्चन आता है कि लाल कुर्ती संगठन का स्थापना किसने किया था? तो लाल कुर्ती दल का स्थापना जो किए थे वो कौन किए थे? तो खान अब्दुल गफ्फार खान ही किए थे। ये भी ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन है आपका 17 नंबर के, सन 1983 में गठित समिति जो केंद्र और राज्यों के वैधानिक, प्रशासनिक और वित्तीय मामलों से संबंधित थी, तो कौन सी थी? तो याद रखिएगा सरकारिया आयोग थी, सरकारिया आयोग थी। ध्यान रखिएगा कि सरकारिया आयोग जो थी इसका गठन सन 1983 में हुआ था, जो केंद्र और राज्यों के वैधानिक, प्रशासनिक और वित्तीय मामलों से संबंधित है। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से ना एक क्वेश्चन मैं आपको 2-3 बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले ना जो आपके जो सेट नंबर आपके 4 थे, ध्यान रखिएगा सेट नंबर जो आपका 4 है, यानी कि डे 4 में जो एक होमवर्क था डे 4 में, ध्यान रखिए इससे पहले मैं भी करेक्शन करवा दिया, कमेंट भी कर दिया, तो प्लीज़ देख लीजिएगा। उसमें क्वेश्चन था कि सबसे पहले क्वेश्चन क्या था, मैं थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन करवा दूँ, इसको नोट कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन नंबर 58 में था फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 58 में था कि रक्त परिसंचरण तंत्र में रक्त के थक्के की स्थिति का पता लगाने के लिए किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता था? तो याद रखिएगा उसमें मिस्टेक से फ्रेंड्स हम सोडियम, याद रखिएगा सोडियम 37 बोल दिए थे, तो थोड़ा सा सॉरी, सोडियम 20 यहाँ पे 4 होगा। ध्यान रखिए सोडियम 24 का प्रयोग किया जाता है पहला। दूसरा क्वेश्चन में 59 में भी एक थोड़ा सा मिस्टेक था। 59 में देखिएगा 59 नंबर डे 4 में 59 में क्वेश्चन था कि वाहनों को चाल मापने हेतु कौन सा उपकरण वाहन में लगे होते हैं? तो देखिए वाहनों की चाल मापने के लिए हम लोग स्पीडोमीटर का प्रयोग करते हैं, स्पीडोमीटर, ध्यान रखिएगा स्पीडोमीटर का प्रयोग करते हैं। और याद ध्यान रखिएगा
कि ओडोमीटर का जो प्रयोग करते हैं ना, वो जो दूरी होता है ना, दूरी मापने के लिए हम लोग ओडोमीटर का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा। वाहनों की चाल मापने के लिए स्पीडोमीटर और दूरी मापने के लिए ओडोमीटर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और एक और क्वेश्चन यहाँ पे था कि सरकारी आयोग का गठन कब किया गया था, तो मैं मिस्टेक से 1986 बोल दिया था, तो याद रखिए गलत हो जाएगा। सरकारी आयोग का स्थापना 1983 होता है। एक भाई ने कमेंट किया था, तो मैं उसको देखा, फिर बाद में लगा कि हाँ सही में वो मिस्टेक हो गया है। तो याद रखिए सरकारी आयोग का गठन हुआ था 1983 में। इससे पहले मैं आपको कमेंट भी कर दिया हूँ और मैं बता भी दिया हूँ आपके पिछले वाली वीडियो में, ये ध्यान रखिएगा। और एक और क्वेश्चन ध्यान रखिएगा कि जो प्रथम जो आपका आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था कब हुआ था, तो प्रथम आंग्ल जो मैसूर युद्ध हुआ था वो याद रखिएगा 1767 से लेके 1769 के बीच में हुआ था, ठीक है। ध्यान रखिए प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से लेके 1769। अगर आप कहीं लिख रहे होंगे फ्रेंड्स तो प्लीज़ आप इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा। सॉरी, मैं बहुत सारे वीडियो में बहुत बार कमेंट भी कर दिया हूँ, मैं बता भी दिया हूँ, लेकिन एक बार मैं ये जो आपका मास्टर वीडियो है इसमें भी एक बार बता देता हूँ ताकि आपको गलती ना हो फ्रेंड्स। प्लीज़ मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोग गलती ना हो, लेकिन थोड़ा सा मिस्टेक होता है, इसके लिए सॉरी। मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि इसको अच्छे से बताओ डिटेल में, ठीक है। देखते हैं, तो देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन हो गया होगा कि सन 1983 में गठित समिति जो केंद्र और राज्यों के वैधानिक, प्रशासनिक और वित्तीय मामलों से संबंधित थी, तो याद रखिए कौन सा है, तो सरकारी आयोग, जिसका गठन 1983 में हुआ था। और याद रखिएगा कि एक क्वेश्चन आता है कि पंचायत के लिए वित्त की बात, पंचायत के लिए जो वित्त की बात की थी किस आयोग ने की थी, तो संथानम आयोग ने। संथानम आयोग ने पंचायतों के लिए वित्त की बात कही थी। किस आयोजन मतलब किस आयोग ने, तो संथानम आयोग ने। अब एक क्वेश्चन यहाँ से आता है तेंदुलकर, सुनिएगा ध्यान से कि तेंदुलकर जो आयोग है और लकड़वाला याद रखिएगा, तेंदुलकर और लकड़वाला आयोग का संबंध किससे है, तो ध्यान रखिएगा ये जो है ना संबंध गरीबी से है। तेंदुलकर और लकड़वाला समिति का संबंध जो है गरीबी रेखा से है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा पादप हार्मोन पौधे की कोशिकाओं के दीर्घ कारण द्वारा वृद्धि को नियंत्रित करता है, तो कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा ये जो आपका है ना वो नाम है इसका ऑक्सीन हार्मोन, याद रखिएगा ऑक्सीन हार्मोन। कौन सा पादप है, तो याद रखिएगा ऑक्सीन जो आपका ऑक्सीन हार्मोन जो है वो मतलब हार्मोन पौधे की कोशिकाओं के दीर्घ कारण तथा वृद्धि को नियंत्रित करता है, ध्यान रखिएगा। और एक और फ्रेंड्स याद रखिएगा कि फ्लोरिजेंस, याद रखिएगा क्या, तो फ्लोरिजेंस जो है वो क्या काम करता है, तो फ्लोरिजेंस का काम है कि पौधे में फूल खिलाता है। फ्लोरिजेंस का काम क्या है, तो पौधे में फूल खिलाना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 19 नंबर, देखिएगा ये खेलों में आजीवन उपलब्धियां के लिए दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है। देखिए अगर हम बात करते हैं कि खेलों में आजीवन उपलब्धियां दिए जाने वाले जो सर्वोच्च पुरस्कार है उनका नाम है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, याद रखिएगा मेजर ध्यानचंद पुरस्कार इनका नाम है। लेकिन ध्यान रखिएगा अगर हम बात करते हैं मेजर ध्यानचंद्र पुरस्कार की, तो इससे पहले मेजर ध्यानचंद्र का पुरस्कार का जो नाम था ना 1991 में, उनका नाम था मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार का नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, याद रखिएगा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था नाम कब, तो मेजर ध्यानचंद्र पुरस्कार से पहले 1991 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार नाम था। लेकिन ध्यान रखिएगा कि अगर हम बात करते हैं क्या कि जब स्टार्टिंग में 1991 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जब हुआ था तो शुरू में इसका जो प्राइज राशि था वो 7.5 लाख था, इसको लिखिएगा अच्छे से 7.5 लाख था। लेकिन 2019 से, ध्यान रखिएगा 2019 से जो खेलो रत्न मतलब कि जो आपका मेजर ध्यानचंद पुरस्कार है इसका प्राइज राशि को बढ़ाकर 25 लाख कर दिया। कितना कर दिया, 25 लाख कर दिया। ये डेट याद रखिएगा। अब देखिए 1991 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार इसका नाम था, लेकिन 2021 में, याद रखिएगा 2021 में इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया गया, ठीक है। अगर क्वेश्चन एक और यहाँ पे बनता है क्या, अभी हाल ही में 2025 में, ध्यान रखिएगा 2025 में अनाउंस किया गया है कि 4 लोगों को, ध्यान रखिएगा कि 4 लोगों को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया जाएगा। कब दिया जाएगा, तो ये डेट याद रखिएगा 29 अगस्त 2025 को 4 लोगों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया जाएगा। और याद रखिएगा 29 अगस्त को हम लोग क्या मनाते हैं, देखिए फ्रेंड्स, तो 29 अगस्त को हम राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। इसलिए 29 अगस्त को दिन चुना गया क्योंकि मेजर ध्यानचंद जी का जन्म हुआ था, इसलिए 29 अगस्त को हम लोग ये दिवस के रूप में मनाते हैं, ध्यान रखिएगा। अब इसमें 4 लोग कौन कौन है, ध्यान रखिएगा। पहला नाम आपका याद रखिएगा, पहला नाम है आपका मनु भाकर को चुना गया। मनु भाकर पहला नाम याद रखिए। दूसरा नाम है प्रवीण कुमार, दूसरा नाम कौन सा है, तो प्रवीण कुमार। तीसरा नाम है मनप्रीत, तीसरा नाम कौन है, तो मनप्रीत है। और चौथा नाम है डी गुगेश, चौथा नाम क्या है, डी गुगेश, याद रखें डी गुगेश, ये चौथे नाम है जिनको अभी हाल ही में मेजर ध्यानचंद्र पुरस्कार दिया जाएगा। और पुरस्कार राशि 25 लाख कर दिया गया था 2019 में, तो इससे पहले 7.5 लाख थे, ठीक है। तो इतने सारे फैक्ट्स में आपको यहाँ से क्वेश्चन बनाए फ्रेंड्स, बहुत सारे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। तो प्लीज़ आप एक बार पीसेस मेकर चैनल से जुड़िए, और ऐसा आपको जितना डिटेल में बताता हूँ तो प्लीज़
आपको बहुत सारी यूट्यूब पे ना इसका क्वेश्चन आंसर आपको दिया जाएगा, लेकिन इतना डिटेल में नहीं बताया जाएगा। तो प्लीज़ आप पीसीएस मेकर चैनल से जुड़िए, जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट रहते हैं ना मैं आपको अपलोड करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस मेकर पे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए फ्रेंड्स। आप टेलीग्राम को सबसे चैनल को ज्वाइन हो जाते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 20 नंबर कि संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा किया था। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन है, ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पे बोला संघ राज्य क्षेत्र मतलब क्या, यूनियन टेरिटरीज। यूनियन टेरिटरी क्षेत्रों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो होते हैं ना वो राष्ट्रपति के द्वारा थे, राष्ट्रपति, याद रखिएगा किसके द्वारा, राष्ट्रपति। लेकिन अगर क्वेश्चन यही है कि राज्य में सीएम को नियुक्ति कौन करते हैं, तो राज्यपाल करते हैं। राज्य में कौन करते हैं, तो राज्यपाल करते हैं। राज्य में मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि मलखम किस राज्य का एक मार्शल आर्ट है, तो याद रखिए मध्य प्रदेश का। मलखम जो है वो एमपी यानी कि मध्य प्रदेश का एक मार्शल आर्ट है, ठीक है। और देखिए मार्शल आर्ट थांगता, याद रखिएगा एक मार्शल आर्ट है जिसका नाम है थांगता, ध्यान रखिएगा थांगता। ये थांगता जो है ना मणिपुर का है, मणिपुर कहाँ का है, तो मणिपुर का है, थांगता मणिपुर का है। अगर कलारी पट्टू की बात करें, एक आपका मार्शल आर्ट है जिसका नाम है कलारी पट्टू, कलारी याद रखिए फ्रेंड्स, कलारी पट्टू ये कहाँ का है, तो ये केरल का है। कलारी पट्टू कहाँ है का, तो केरल का है। एक और आप याद रखिएगा गतका और लाठी, याद रखिएगा गतका, सॉरी फ्रेंड्स देखिएगा गतका, इसको लिख लीजिएगा गतका और लाठी। जो आपका गतका और लाठी जो है ये कहाँ का है, तो ये पंजाब का है, पंजाब का, ध्यान रखिए कहाँ का है, तो पंजाब का है। तो देखिए एक्स्ट्रा फैक्ट था ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर, कौन सी भू राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश भारत का 51% भूमि आई थी। तो कौन से व्यवस्था, भू राजस्व व्यवस्था के कारण, तो याद रखिए रैतवाड़ी लिख लीजिएगा, रैतवाड़ी व्यवस्था। अगर हम बात करते हैं रैतवाड़ी व्यवस्था की, तो रैतवाड़ी व्यवस्था में 51% भूमि जो है वह भूमि आई थी रैतवाड़ी व्यवस्था अंतर्गत ब्रिटिश भारत के द्वारा, ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करते हैं रैतवाड़ी व्यवस्था की, तो इसकी शुरुआत हुई थी 1820 में। इसको लिख लीजिएगा फ्रेंड्स कि रैतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत कब हुई थी, तो 1820 में रैतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। किसने किया था, तो हेक्टर मुनरो और रीड ने, हेक्टर मुनरो, याद रखिएगा हेक्टर मुनरो और रीड ने क्या होता कि इसकी शुरुआत की थी रैतवाड़ी व्यवस्था की। एक और यहाँ पे पॉइंट देखिएगा, अगला आपका जमींदारी व्यवस्था। देखिएगा फ्रेंड्स जमींदारी व्यवस्था की बात करें तो जमींदारी व्यवस्था में जो भूमि आई थी वो 19% आई थी, 19%। अगर हम बात करते हैं जमींदारी व्यवस्था की, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस, याद रखिएगा नाम मैंने पिछले वाली वीडियो बताया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जमींदारी व्यवस्था को लाया था। और याद रखिएगा जमींदारी व्यवस्था को कब लाया गया, तो 1793 में। डेट लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला आपका एक और है आपका, याद रखिए महालवाड़ी व्यवस्था, ध्यान रखिएगा महालवाड़ी व्यवस्था की बात करते हैं तो इसमें भूमि जो था वो 30% था। कितने था, 30% था। और महालवाड़ी व्यवस्था को लाया कब गया था, तो 1822 में, याद रखिएगा 1822 में लाया गया था। और इसको लाया था हॉल्ट मैकेंजी ने महालवाड़ी व्यवस्था को लाया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन 23 नंबर कि वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम कब और किस गवर्नर जनरल के समय लाया गया था। देखिए अगर हम बात करते हैं वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम की, तो याद रखिएगा ये जो लाया गया था ना वो 1878 में लाया गया था। 1878 में लॉर्ड लिटन था एक वायसराय भारत का, वो 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया था। याद रखिएगा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट और आर्म्स एक्ट, याद रखिएगा कि आर्म्स एक्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट और आर्म्स जो एक्ट है, यानी कि आर्म्स एक्ट ऐसे लिख लीजिएगा। आर्म्स एक्ट जो है वो किसने लाया था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट और आर्म्स एक्ट लाया था लॉर्ड लिटन ने 1878 में ही लाया था, 1878 में ही लाया था। और याद रखिएगा कि अगर हम बात करते हैं ना कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को तो लाया था लॉर्ड लिटन ने, लेकिन इसको समाप्त किसने किया था, तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट और आपका आर्म्स एक्ट को समाप्त किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कब समाप्त किया था, तो 1882 में इसको समाप्त किया था, ठीक है। कॉर्नवालिस ने लॉर्ड रिपन याद रखिएगा, लॉर्ड रिपन ने क्या हुआ था कि इसको समाप्त किया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1882 में लॉर्ड रिपन ने क्या किया था, इसको समाप्त किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वे रुधिर नलिकाएं जो शुद्ध रक्त को हृदय से दूर तंतुओं की ओर और शरीर के अन्य अंगों में ले जाती है उसे क्या कहते हैं। तो देखिए उसको जो हम लोग कहते हैं फ्रेंड्स, उसे क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं धमनी। याद रखिए इसको क्या कहते हैं फ्रेंड्स, धमनी कहते हैं। सुनिएगा ध्यान से कि वो रक्त नलिकाएं जो शुद्ध रक्त को हृदय से दूर तंतुओं में, तो हृदय से दूर ले जाएगा वो धमनी, क्योंकि धमनी में फ्रेंड्स आपका शुद्ध रक्त होता है। क्वेश्चन आता है कि शुद्ध रक्त कहाँ होते हैं, तो धमनी में होते हैं शुद्ध रक्त, और अशुद्ध रक्त जो होते हैं वो सीरा में होते हैं। अशुद्ध रक्त किस में होते हैं, तो अशुद्ध रक्त होते हैं सीरा में। और याद रखिएगा शरीर से हृदय में जाती है, शरीर से हृदय में सीरा ले जाती है। और याद रखिएगा कि हृदय से दूर कौन ले जाता है, तो धमनी ले जाता है, याद रखिए, ये भी याद रखिए। अगला क्वेश्चन है आपका 25 नंबर चंद्रयान 3, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी अच्छे से लिखिएगा। देखिएगा
सुनिएगा ध्यान से कि चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी सतह के जिस बिंदु पर उतरा था उसका नाम क्या है, तो इसका नाम है शिव शक्ति पॉइंट। याद रखिएगा, शिव शक्ति पॉइंट इसका नाम है, ये ध्यान रखिएगा। और याद रखिएगा कि चंद्रयान जो 3 लॉन्च हुआ था वो शिव शक्ति पॉइंट पर उतरा था, लेकिन किस रॉकेट से, उसका नाम क्या है, तो LM, याद रखिए इसको लिख लीजिएगा, LMV3M4, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। इसका रॉकेट का नाम है बाहुबली रॉकेट, इसका नाम है बाहुबली रॉकेट। अगला बात करते हैं चंद्रयान 2 के बारे में। देखिए चंद्रयान 2 के बारे में अगर हम बात करते हैं, उसका 1 पे आएंगे, चंद्रयान 2 की बात करते हैं तो याद रखिए इसको 2014 में लॉन्च किया गया है, 2014 में चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया है। अगर हम बात करते हैं इस रॉकेट का नाम क्या है, चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था, तो याद रखिए GSLV-MK3 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 2 जहां पे उतरा था उसका पॉइंट का नाम, उसका जगह का नाम क्या था, तिरंगा पॉइंट, तिरंगा पॉइंट था। शिव शक्ति पॉइंट तो तीसरा का था और तिरंगा पॉइंट दूसरा का, तिरंगा पॉइंट इसका नाम था। अगर हम बात करें चंद्रयान फर्स्ट की, तो चंद्रयान फर्स्ट को लॉन्च किया गया था 2008 में, 2008 में चंद्रयान फर्स्ट को लॉन्च किया गया था। इस रॉकेट का नाम है, इस रॉकेट का नाम याद रखिए PSLV, याद रखिए C11। और इस किस पॉइंट पे उतरा था, तो ये उतरा था जवाहर पॉइंट पे, जवाहर पॉइंट पे उतरा था। तो देखिए फ्रेंड्स, एक्स्ट्रा फैक्ट थे ये, तो प्लीज़ आप इसे नोट डाउन जरूर कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है ये। 26 नंबर की, भारत को दूध उत्पादन में आत्मनिर्भरता बनाने के लिए ऑपरेशन फ्लड कब शुरू किया गया था। पहले क्वेश्चन यही आता है कि ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है, तो ये दूध उत्पादन से, दूध उत्पादन, बाढ़ नहीं कहिएगा, दूध उत्पादन से, ठीक है। और इसकी शुरुआत की गई थी 1970 में, याद रखिएगा 1970 में। और याद रखिएगा कि दूध, मतलब अगर बात करते हैं क्या श्वेत क्रांति का जनक, क्वेश्चन आता है कि श्वेत क्रांति का जनक कौन है, तो वर्गीज कुरियन, वर्गीज कुरियन जो है फ्रेंड्स, वो वर्गीज कुरियन जो है वो श्वेत क्रांति के जनक है। अगर हम बात करते हैं कि जब श्वेत क्रांति की शुरुआत 1970 में जब हुई थी, उस समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे, तो इंदिरा गांधी थी। और इंदिरा गांधी के द्वारा इसको प्रमोट किया गया था, इंदिरा गांधी के द्वारा इसको प्रमोट किया गया था। 27 नंबर की, समुद्र की गहराई का पता लगाने एवं सोनार उपकरण में किस तरंग का प्रयोग किया जाता है। देखिए अगर हम बात करते हैं समुद्र की गहराई का पता लगाने के लिए, उसमें हम लोग पराश्रव्य तरंगे, याद रखिएगा कि पराश्रव्य तरंगे का प्रयोग करते हैं। पराश्रव्य तरंगे, या उस अगर ऑप्शन में न रहे तो याद रखिए ध्वनि तरंगे हो जाएगा, या यांत्रिक तरंगे का प्रयोग करते हैं। याद रखिएगा ऑप्शन के अनुसार पराश्रव्य तरंगे है, तो ठीक है। अब देखिए कुछ तरंगे की बात करते हैं, तो सुनिएगा ध्यान से। आवृत्ति के आधार पर जो आपके साउंड है उसको 3 भागों में बांटा गया, साउंड को 3 भागों में बांटा गया। पहला अगर हम बात करते हैं, पहला जो है आपका कौन सा है, तो पहला याद रखिएगा, पहला है आपका अपश्रव्य तरंगे, लिखिएगा इसको अपश्रव्य तरंगे, अपश्रव्य तरंगे जो होते हैं वो क्या होते हैं, तो अपश्रव्य तरंगे जो होते हैं 0 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज, याद रखिएगा कि 0 हर्ट्ज HZ लिखिएगा, 0 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज तक क्या होते हैं, ये पराश्रव्य संघ, अपश्रव्य संघ होते हैं जो मनुष्य नहीं सुन सकता है, ध्यान रखिएगा। एक होता है आपका श्रव्य तरंग, ध्यान से सुनिएगा, एक है आपका श्रव्य तरंग। अगर इसकी आवृत्ति की बात करें तो इसकी आवृत्ति है 20 हर्ट्ज से लेके 20,000, यानी कि 20 के हर्ट्ज, आप ऐसे भी लिख सकते हैं 20 के हर्ट्ज, याद रखिएगा, या 20,000 हर्ट्ज भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं क्या, यह हो गया आपका श्रव्य जो मनुष्य सुन सकता है। एक होता है पराश्रव्य, याद रखिएगा फ्रेंड्स, एक है आपका पराश्रव्य तरंग। देखिए पराश्रव्य तरंग की जो तरंग दैर्घ्य होता है वो 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होता है, तो इसको मनुष्य नहीं सुनता, ये चमगादड़ ये सब इसको सुनते हैं, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन 28 नंबर कि भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक अपनी रिपोर्ट किसे सौंपता है। देखिए भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो होता है अपना रिपोर्ट जो है ना वो राष्ट्रपति को सौंपता है, राष्ट्रपति को सौंपता है। और एक और बात याद रखिएगा कि कैग के बारे में, यानी कि जो कैग की स्थापना जो थी भारत शासन अधिनियम 1919 के, क्वेश्चन आता है कि कैग की स्थापना, यानी कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की स्थापना जो हुआ था वो भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत इसकी स्थापना किया गया था। और कैग जो है आपके भारत नियंत्रक महालेखक से बात की गई किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 148 में वर्णित है। कैग के बारे में, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में 148 में वर्णित है। और याद रखिएगा नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक के पहले जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो याद रखिएगा इसका नाम लिख लीजिएगा, के नरहरि राव, ये इसके पहले अध्यक्ष थे। और देखिए कैग यानी कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक का काम सरकार के रिपोर्ट को रखना, सरकार के जांच खर्चे को जांचना, यही इसका काम होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित तरंगों में से उनकी आवृत्ति के अनुसार अवरोही क्रम में क्या कीजिए कि अवरोही क्रम में लिखिए। अब देखिए अगर हम बात करते हैं ना कि आवृत्ति को अवरोही क्रम में लिखना है, कौन सा आवृत्ति सबसे ज़्यादा है, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं गामा के अवरोही क्रम, ठीक है, अवरोही क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं गामा किरण, इसमें हो जाएगा आपका जो हो जाएगा फ्रेंड्स वो गामा किरण हो जाएगा 1 नंबर पे, उसके बाद हो जाएगा आपका एक्स किरण, उसके बाद हो जाएगा आपका पराबैंगनी किरण, और उसके बाद होगा दृश्य किरण। तो याद रखिएगा इसको लिख लीजिएगा, पहले गामा किरण, उसके बाद एक्स किरण, उसके बाद हो जाएगा पराबैंगनी किरण और हो जाएगा दृश्य किरण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका
30 नंबर की सिंधु सभ्यता का वह कौन सा स्थल है जहां से जुते हुए क्षेत्र का साक्ष्य, बेलनाकार मुहरे और कर्मकांड के साक्ष्य मिले। देखिए जुते हुए खेत का जो साक्ष्य मिले और बेलनाकार मुहर ये जो है ना, ये कालीबंगा से मिला, कालीबंगा, ये कालीबंगा से मिला। और याद रखिएगा कि कालीबंगा किस राज्य में स्थित है, राजस्थान में, तो पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि यह किस नदी किनारे स्थित है, घग्गड़, घग्गड़ जो नदी है, घग्गड़ नदी किनारे क्या है, कालीबंगा स्थित है। अगर हम बात करते हैं क्या यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता से, तो याद रखिएगा कि 1921 में सबसे पहले क्वेश्चन होता है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था, तो याद रखिए 1921 में दयाराम साहनी ने, याद रखिए दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। और याद रखिए एक साल बाद यानी कि 1922 में मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया था, रखाल दास बनर्जी ने क्या हुआ था कि मोहनजोदड़ो का खोज किया था 1922 ईस्वी में। और मृतकों का टीला, मोहनजोदड़ो को क्या कहते हैं, मृतकों का टीला। क्वेश्चन आता है कि मृतकों का टीला किसे कहा जाता है, तो मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। और विस्नान स्नानागार, याद क्वेश्चन आता है कि विशाल स्नानागार कहाँ से मिला था, तो मोहनजोदड़ो से। और विशाल जो अन्नागार कहाँ से मिला था, तो हड़प्पा से मिला था, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मायोपिया से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस होता है। देखिए मायोपिया कहने का मतलब जो होता है ना फ्रेंड्स, ये जो होता है आपका निकट दृष्टि दोष, एक होता है दूर दृष्टि दोष और एक होता है निकट दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष ना मायोपिया होता है और हाइपोमेट्रोपिया होता है दूर दृष्टि दोष। याद रखिएगा कि निकट दृष्टि दोष यानी कि मायोपिया में जो पीड़ित व्यक्ति को ना उसके चश्मे का जो लेंस होता है वो अवतल लेंस होता है, याद रखिएगा अवतल लेंस। ठीक है, और हाइपरमेट्रोपिया जो होता है, याद रखिएगा इसको लिख लीजिएगा, हाइपर जो मेट्रोपिया होता है इसमें व्यक्ति को क्या होता है, दूरदृष्टि दोष होता है, इसमें उत्तल लेंस इसमें लगता है। कौन सा लेंस लगता है, उत्तल लेंस का इसमें प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वह पुर्तगाली गवर्नर कौन थे जिसने गोवा पर अधिकार किया था। याद रखिएगा कि गोवा पर अधिकार किसने किया था, तो अल्बुकर्क ने। याद रखिएगा कि अल्बुकर्क ने क्या हुआ था कि गोवा पर अधिकार कब किया था, 1510 ईस्वी में किया था, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं क्या कि गोवा की राजधानी, और जब इसको अल्बुकर्क ने 1510 में गोवा को अधिकार किया था। अगर हम बात करते हैं क्या पुर्तगालियों ने अपनी राजधानी गोवा को बनाया था, क्वेश्चन आता है कब बनाया था, तो 1530 में क्या हुआ था कि पुर्तगालियों ने गोवा को राजधानी बनाया था, ध्यान रखिएगा। और एक क्वेश्चन आता है कि सती प्रथा, गोवा में जो सती प्रथा है उसका अंत किसने किया था, वही अल्बुकर्क ने सती प्रथा का अंत किया था। और एक और क्वेश्चन बनता है क्या, पुर्तगाली जो गवर्नर, प्रथम गवर्नर कौन थे पुर्तगाली, तो याद रखिए फ्रांसिस्को, लिख लीजिएगा फ्रांसिस्को अल्मीडा। फ्रांसिस्को क्या है, तो अल्मीडा जो थे वो पुर्तगाल के प्रथम गवर्नर थे। पुर्तगाल के प्रथम गवर्नर कौन थे, फ्रांसिस्को अल्मीडा। और याद रखिए क्वेश्चन आता है फ्रांसिस्को अल्मीडा से कि ब्लू वाटर पॉलिसी, याद रखिए ब्लू वाटर पॉलिसी किसने लाया था, तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने लाया था। ठीक है, अगर हम बात करते हैं क्या कि पुर्तगाल का वास्तविक संस्थापक माना जाता है अल्बुकर्क को, भी क्वेश्चन आता है कि पुर्तगाल का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, तो अल्बुकर्क को माना जाता है। इतना फैक्ट था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 33 नंबर की, खर्ची पूजा त्यौहार भारत में किस राज्य में मनाया जाता है। देखिए खर्ची पूजा जो है फ्रेंड्स वो भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, तो याद रखिएगा एक क्वेश्चन है त्रिपुरा, आंसर इसका क्या हो जाएगा, त्रिपुरा जो है फ्रेंड्स वो कहाँ मनाया जाता है, तो याद रखिए खर्ची पूजा त्रिपुरा में मनाया जाता है। अब देखिए कुछ त्यौहार है उसको आप नोट डाउन कर लीजिए, कौन कौन त्यौहार है जो भारत में कहाँ कहाँ किस राज्य में मनाया जाता है। तो याद है चिली, लिखिएगा चिली हो गया आपका, उसके बाद मांडा हो गया, उसका तानसेन हो गया, ध्यान रखिए चिली, मांडा, तानसेन और खजुराहो इसको लिखिएगा, चीनी, मांडा, तानसेन और खजुराहो, ये मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश में। अगर बात करते हैं काला घोड़ा, सुनिएगा कि काला घोड़ा जो पूजा है त्यौहार जो है कहाँ मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है महाराष्ट्र में मनाया जाता है महाराष्ट्र में। और एक अम्बुबाची, ये अम्बुबाची जो है अम्बुबाची जो आपका त्यौहार है, अम्बुबाची जो आपका फ्रेंड्स त्यौहार है वो असम में मनाया जाता है, असम में। ये भी आप लोग लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारत का नियाग्रा के नाम से किस जलप्रपात को जाना जाता है, वह किस राज्य में अवस्थित है। देखिए भारत के नियाग्रा के नाम से जो जाना जाता है वो इसका नाम है चित्रकूट, लिख लीजिएगा इसको, चित्रकूट जलप्रपात, चित्रकूट जलप्रपात है जो, याद रखिएगा ये कहाँ है, तो छत्तीसगढ़ में, चित्रकूट जलप्रपात कहाँ है, तो छत्तीसगढ़ में है। इसे नियाग्रा के नाम से जाना जाता है। और याद रखिएगा ये चित्रकूट जलप्रपात जो छत्तीसगढ़ में है ना, ये घोड़े के नाल के आकार का, कैसा है, तो घोड़े के नाल जो होता है ना, घोड़े का जो नाल होता है उसके आकार का ये है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगर बात करें नियाग्रा, तो नियाग्रा जो है ये कि कहाँ पे है, तो याद रखिएगा यूएसए, अमेरिका में है नियाग्रा कहाँ पे है, तो अमेरिका में स्थित है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और एक और क्वेश्चन यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स है कि भारत के नियाग्रा किस जलप्रपात के नाम था या किस राज्य में अवस्थित है, याद रखिएगा छत्तीसगढ़। और ये किस नदी पर है, तो इंद्रावती नदी पर, याद रखिएगा इंद्रावती नदी पर, यह जो आपका जो चित्रकूट जलप्रपात है इंद्रावती नदी पर स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से कौन सा एक सार्वजनिक क्षेत्र का उदाहरण है। तो देखिए सार्वजनिक क्षेत्र कहने का मतलब क्या, जो सभी लोग यूज़ करते हैं, पब्लिक नहीं, मतलब कि गवर्नमेंट सेक्टर का हो, तो रेल हो गया, ये हिंडोलक, ये हो जाएगा हिनाल्डो, मतलब क्या
हिंडाल्को हो गया, रिलायंस इंडस्ट्रीज, नाल्को, ये हो गया आपका प्राइवेट सेक्टर का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि पंचायत के लिए गठित समिति बलवंत राय मेहता समिति अपनी रिपोर्ट किस वर्ष सौंपी थी। सबसे पहले अगर बात करते हैं बलवंत राय मेहता समिति का स्थापना हुआ था 1957 में, 1957 में इसकी स्थापना हुआ था। अगर हम बात करते हैं बलवंत राय मेहता समिति ने दिया था त्रिस्तरीय पंचायत, क्वेश्चन आता है कि त्रिस्तरीय पंचायती समिति का गठन किसने किया था, तो बलवंत राय मेहता समिति ने। और ये अपनी रिपोर्ट कब पेश की थी, ये क्वेश्चन आता था 1959 में ये अपनी रिपोर्ट पेश की थी। और यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि पहली बार जो पंचायत जो लागू हुआ तो किस राज्य में लागू हुआ था। डेट याद रखिएगा, 2 अक्टूबर 1959, 1959 में पहली बार जो पंचायत लागू हुआ था राजस्थान के नागौर जिले में, राजस्थान के नागौर जिले में इसको लाया गया था। फिर याद रखिएगा 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश में लगाया गया था, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, दूसरी जो पंचायत लागू हुआ था आंध्र प्रदेश में 11 अक्टूबर 1959 को। अब देखिए बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन है, तो यहाँ पे देखिएगा। सबसे पहले बात है पायरिया। देखिए पायरिया जो बीमारी होता है ना फ्रेंड्स, ये पायरिया जो होता है वो जीवाणु, सही सुमेलित कीजिए आप, पहला आपका गलत है, पायरिया कैल्शियम की कमी से नहीं होता है। पायरिया जो होता है ना फ्रेंड्स, ये जीवाणु जनित रोग होता है, इसको लिख लीजिएगा कि पायरिया जो होता है जीवाणु जनित रोग होता है। रतौंधी होता है विटामिन के, ये आपका सही है, रतौंधी, यही आपका सही कि रतौंधी विटामिन की कमी से होता है। एनीमिया, देखिए एनीमिया जो होता है ना फ्रेंड्स, एनीमिया ये क्या होता है ना, तो एनीमिया जो होता है वो कैल्शियम की कमी से, एनीमिया कैल्शियम की कमी से हो जाता है। रिकेट्स जो हड्डी का बीमारी होता है, रिकेट्स वो जो होता है किससे कमी से होता है, तो ध्यान रखिए कैल्शियम, देखिए यहाँ पे रक्त में लोहे की नहीं, कैल्शियम की कमी से होता है। रिकेट्स किससे कमी से होता है, तो कैल्शियम की कमी से होता है, इसको लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 38 नंबर के इनमें से कौन सा कथन गलत है। हीमोफीलिया एक अनुवांशिक बीमारी है, तो बिल्कुल आपका सही कि हीमोफीलिया एक अनुवांशिक बीमारी है। हीमोफीलिया में मानव शरीर का प्रभावित अंग पीलिया, देखिए हीमोफीलिया जब होता है ना तो इसमें रक्त प्रभावित, क्योंकि रक्त में ब्लड क्लोटिंग नहीं होता, ब्लड जमता ही नहीं है। याद रखिए हीमोफीलिया में तो ये आपका पीलिया नहीं होगा, रक्त होगा। और याद रखिएगा कि हीमोफीलिया को रॉयल बीमारी यानी कि शाही बीमारी कहा जाता है, रॉयल बीमारी यानी कि शाही बीमारी। क्वेश्चन आता है कि शाही बीमारी के नाम से कौन जाना जाता है, तो हीमोफीलिया, क्योंकि ब्रिटेन की राजकुमारी को यही बीमारी हो गया था हीमोफीलिया, जो एक बार कहीं पे कट जाने के बाद उसका ब्लड ही रुकता नहीं है। ठीक है, और याद रखिएगा ये हीमोफीलिया बीमारी का जो वाहक होता है ना, ये महिला ही होती है, महिला, पुरुष नहीं होते, पुरुष में बीमारी नहीं होता है, ये महिला में ही फैलता है ये याद रखिएगा हीमोफीलिया बीमारी। अगला क्वेश्चन आपका 39 नंबर की, ग्लूकोमा और ट्रैकोमा बीमारी का संबंध मानव शरीर के किस अंग से है, तो ये मानव शरीर के आंख से संबंधित, आंख में होता है ग्लूकोमा और ट्रैकोमा बीमारी। अगला आपका 40 नंबर की, मानव आंत में पाए जाने में एंजाइम्स जो भोजन के पूर्णतः पचाने में सहायक होते हैं, यह कहाँ से मतलब स्रावित होते हैं। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, ये जो स्रावित होते हैं वो अग्नाशय से क्या होता है फ्रेंड्स, ये अग्नाशय से स्रावित होते हैं। देखिए प्रोटीन का क्वेश्चन आता है कि प्रोटीन का कौन पचाता है, तो ट्रिप्सिन जो है, मतलब कि ट्रिप्सिन का पाचन कहाँ, मतलब कि प्रोटीन का पाचन को ट्रिप्सिन के द्वारा होता है, और स्टार्च का पाचन एमाइलेज के द्वारा होता है। ठीक है, एमाइलेज के द्वारा क्या होता है, एमाइलेज के द्वारा स्टार्च का पाचन होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन है आपका 41 नंबर कि मानव शरीर की सबसे बड़ी और सबसे छोटी कोशिका क्रमशः कौन सी है। देखिए मानव शरीर की सबसे, क्वेश्चन यहाँ पे आपको क्लियर कर देता है, बहुत सारा क्वेश्चन इसको लिखिएगा। देखिए मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका बोला, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होता है आपका तंत्रिका तंत्र, इसको ध्यान से सुनिएगा। तंत्रिका तंत्र मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है, और मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका आरबीसी है, रेड ब्लड कार्पोसेस इसको बोलते हैं। ठीक है, और अगला क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, देखिए मानव शरीर की सबसे बड़ी जनन कोशिका, ऐसे क्वेश्चन पूछे कि मानव शरीर की सबसे बड़ी जनन कोशिका बताइए, तो ओवा है। और मानव शरीर की सबसे छोटी जनन कोशिका कौन है, तो स्पर्म, याद रखिएगा स्पर्म है, स्पर्म याद रखिएगा। एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है फ्रेंड्स, याद रखिएगा कि मतलब पृथ्वी पर सबसे बड़ी कोशिका कौन है। क्वेश्चन ये अगला है कि पृथ्वी पर सबसे बड़ी कोशिका कौन है, तो शुतुरमुर्ग का अंडा, जो शुतुरमुर्ग का जो होता है ना, शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है, इसमें जो सबसे बड़ी कोशिका, मानव शरीर पर सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। और मानव शरीर की पृथ्वी की सबसे बड़ी कोशिका हो जाएगा शुतुरमुर्ग का अंडा, और पृथ्वी की सबसे छोटी कोशिका कौन है, तो माइकोप्लाज्मा, माइको क्या हो जाएगा, माइकोप्लाज्मा जो हो जाएगा, माइकोप्लाज्मा इसको लिख लीजिएगा, माइकोप्लाज्मा जो है वह पृथ्वी की सबसे छोटी कोशिका है। तो आई थिंक इसका डाउट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन है क्या कि टी लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है, तो ये अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो में होता है, बोन मैरो में स्थित होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 43 में, ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है, तो याद ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है, ब्लड कैंसर को आमतौर पर ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन 44 नंबर के, औद्योगिक स्तर पर पेनिसिलिन किस कवक से प्राप्त किया जाता है। देखिए पेनिसिलिन जो होता है ना, पेनिसिलिन नोटिटम से प्राप्त किया जाता है, पेनिसिलिन नोटिटम से प्राप्त किया जाता है। 45 में, कवक की कोशिका भित्ति किस चीज़ से की बनी होती है। देखिए कवक की कोशिका भित्ति जो बनी होती है काइटिन की बनी होती है, काइटिन की, और मतलब पौधे की कोशिका भित्ति जो बनी होती है सेलुलोज की बनी होती है पौधे की कोशिका भित्ति।
देखिए इसको मैच करना है, इसको ध्यान रखिएगा। एनोफिलीज, एनोफिलीज जो होता है, एनोफिलीज जो ये मच्छर जो होता है, एनोफिलीज जो मच्छर होता है मलेरिया इससे होता है, ठीक है ना। क्यूसेक मच्छर से फाइलेरिया होता है। फाइलेरिया किस मच्छर से होता है? क्यूसेक मच्छर से होता है। रेत मक्खी यानी कि सैंड फ्लाई जो होता है, इससे काला ज्वार होता है। और सीसी मक्खी से क्या होता है? नींद की बीमारी होती है। तो इसको आप लोग लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि काला जार उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ कौन है? तो याद रखिएगा कि काला जार उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ का नाम याद रखिएगा कि ये होता है जो बालू मक्खी से फैलता है, सैंड फ्लाई। बालू मक्खी, बालू मक्खी से क्या होता है फ्रेंड्स? ये काला ज्वार फैलता है। और याद रखिए किस से फैलता है? तो याद रखिएगा कि ल्यू ल्यूमेनिसी याद रखिए ल्यूमेनिसियासिस से फैलता है काला जड़। और याद रखिए काला जड़ जो है आपका प्रोटोजोआन बीमारी। क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सा प्रोटोजोआ बीमारी प्रोटोजोआ बीमारी तक काला जड़। याद रखिएगा प्रोटोजोआ बीमारी है कौन? तो काला जड़, प्रोटोजोआ। अगला क्वेश्चन देखिएगा 48 नंबर है, क्या निम्नलिखित में से कौन सा तीव्र जठरांत्र संबंधित संक्रमण पैदा करने वाला एक जल जनित रोग है? तो कौन सा है? तो याद रखिएगा इसका नाम है गैस्ट्रियोलाइटिस। गैस्ट्रियो, इसको लिख लीजिएगा गैस्ट्रियोलाइटिस। गैस्ट्रियोलाइटिस जो है वो क्या है? तो जठांत संबंधित संक्रमण पैदा करने वाला क्या है? तो ये जनित रोग है, गैस्ट्रोलाइसिस। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर की मलेरिया तथा डेंगू में निम्नलिखित में क्या समानता है? देखिए ये जो है ना मलेरिया और डेंगू जो होते हैं ना, ये जो होते हैं ना आपको मच्छर के काटने से ही होते हैं, मच्छर के काटे, कीट यानी कि मच्छर। अगला 50 नंबर की मच्छर में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र किसने खोजा था? देखिए मच्छर में मलेरिया परजीवी का जो जीवन चक्र है जोनाल साक, याद रखिएगा जोनाल शॉक ने खोजा था। या जोनाल शॉक ऑप्शन में न रहे तो रोनाल्ड रॉस, याद रखिए अगर न रहे तो क्या लिखिएगा? रोनाल्ड रॉस ने खोजा था, ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन आपका कि टीएबी के टीके द्वारा निम्नलिखित में से किस रोग का नियंत्रण किया? देखिए टीएबी मतलब टाइफाइड हो गया। टाइफाइड के टीके लिए निम्नलिखित में कौन सा नियंत्रण किया था? टाइफाइड। याद रखिएगा कि जो ये है ये टाइफाइड को टीके द्वारा मतलब टाइफाइड के टीके द्वारा निम्नलिखित में से किस रोग का नियंत्रण किया जा सकता है? तो टाइफाइड का, टैब का, इसका बोलते हैं टैब यानी कि टाइफाइड का टीका लगता है इसमें, ठीक है, टाइफाइड का। पहला क्वेश्चन। दूसरा ये आ सकता है कि टाइफाइड की जांच किससे करते हैं? विडाल टेस्ट से। जब किसी इंसान को टाइफाइड होता है विडाल टेस्ट से इसकी जांच करते हैं। और किससे होता है टाइफाइड? साल्मोनी टाइफी से, साल्मोना, याद रखिए साल्मोना टाइफी से ये बीमारी होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 52 नंबर की बच्चों को किस रोग से प्रतिरक्षित करने के लिए डीपीटी का टीका लगाया था? देखिए तो डीपीटी कहने का किस रोग के लिए? तो याद रखिए डिप्थीरिया पर्टुसिस टेटनेस, डीपीटी का फुल फॉर्म होता है, ध्यान रखिए डीपीटी का फुल फॉर्म होता है डिप्थीरिया। याद रखिएगा डिप्थीरिया हो गया, डिप्थीरिया, उसके बाद हो जाए डिप्थीरिया, इसको बोलते हैं पर्टुसिस, इसको बोलते हैं पार्टुसिस हो गया डिप्थीरिया, पार्टुसिस। और तीसरा हो गया आपका टिटनेस। ये इसी रोगों से बचाने के लिए बच्चे में टीका लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 53 नंबर की माइकोप्लाज्मा की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? तो ल्यूवेन हॉक ने माइकोप्लाज्मा की सबसे पहले खोज किया था। अगला क्वेश्चन है 54 नंबर की मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने के लिए मुक्तजीवी जीवाणु कौन सा है? तो इसका नाम याद रखिए एनाबेना। याद रखिएगा कि एनाबीना जो है वो क्या है? तो मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने के लिए मुक्तजीवी जीवाणु है। अगला क्वेश्चन है 55 नंबर कि मानव के आंत में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है? देखिए मानव के जो आंत में जो पाया जाता है याद रखिएगा कोलाई यानी कि इसको लिख लीजिएगा कि एस्चेरिचिया कोलाई एक बीमारी जो है वो मानव के आंत में पाया जाता है, बैक्टीरिया है। 56 नंबर की जो जीवाणु सीधे ही वायुमंडलीय नाइट्रोजन के यौगिक में बदलते हैं क्या कहलाते हैं? तो ये जो कहलाते हैं वो राइजोबियम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं फ्रेंड्स? तो राइजोबियम कहलाते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका एड्स मानव प्रतिरक्षाहीनता विषाणु के द्वारा होता है। तो देखिए एड्स जो होता है ना विषाणु के द्वारा फैलता है, विषाणु, याद रखिए विषाणु, HIV जो होता है वो एड्स का फुल फॉर्म एक्यूफाइड एफिशिएंसी डेमिनो सिंड्रोम होता है, एक्यूफाइड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम इसका फुल फॉर्म होता है, इसको लिख लीजिएगा। 58 नंबर की निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही नहीं है? देखिए अगर बात करते हैं रूबियोला वायरस जो खसरा जो होता है रूबियोला वायरस से ये बिल्कुल सही है। चेचक जो होता है आपको वेरियोला वायरस से ये भी सही है। छोटी माता जो होता है वेरिशेला वायरस से ये भी सही है। और देखिए प्लेग जो होता है ना, सबसे पहले प्लेग की बात करें तो प्लेग जो है ना आपका जीवाणु जनित रोग है, वायरस नहीं जीवाणु जनित रोग है प्लेग। अगर जो मिक्सो वायरस जो होता है आपको जो जुकाम की बीमारी जो होती है मिक्सो वायरस से होती है, तो यही आपका डी गलत है। अगला क्वेश्चन है आपका 59 नंबर कि सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में तांबे की तार लटकाने पर तांबे की तार पर चमकीले सिल्वर परत बैठ जाती है। यह अभिक्रिया से पता चलता है कि तांबा अधिक क्रियाशील है। तांबा क्या है? अधिक क्रियाशील। अगला क्वेश्चन है 60 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा एक परिघटना रासायनिक अभिक्रिया से संबंधित नहीं है? देखिए
संबंधित नहीं है। अगर हम बात करते हैं क्या सिलेंडर में उच्च दाब पर नाइट्रोजन गैस भरना, ये आपका जो है आपके फ्रेंड से भौतिक परिक्रिया। तो रासायनिक परिवर्तन बात करते हैं तो रासायनिक हो जाएगा तांबे के पत्थर को उच्च ताप पर गर्म करना, ये आपका रासायनिक परिवर्तन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 61 नंबर की, एंजाइम जटिल नाइट्रोजन युक्त अकार्बनिक यौगिक है, तो ये आपका बिल्कुल गलत है कि एंजाइम जटिल नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है, अकार्बनिक नहीं है। एंजाइम्स विशिष्ट प्रकृति के होते हैं, तो ये आपका सही है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि कितने कथनों में से कौन से सही है, तो केवल आपका 2 सही है। 62 नंबर है क्या कि धनायन तब बनता है जब, देखिए धनायन कब बनेगा, जब परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग करता है, तब जब आपके पास पैसा रहेगा तभी ना आप किसी को दीजिएगा, तो वही बोला जा रहा है। अगला क्वेश्चन है आपका कि 63 नंबर की निम्नलिखित कथनों पर विचार की। देखिए निम्नलिखित कथनों पर फ्रेंड्स यहाँ पे विचार करने के कहा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हो कि रासायनिक बंधनों का टूटना उष्माशोषी अभिक्रिया, देखिए ये आपका गलत हो गया। रासायनिक बंधनों का निर्माण उष्माक्षेपी, ये गलत। देखिए रासायनिक बंधनों का टूटना ये आपका उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाता है, और रासायनिक बंधनों का निर्माण ये आपका उष्माशोषी, उल्टा कर दिए, उष्माशोषी अभिक्रिया कहलाता है। मतलब दोनों गलत है, लेकिन आपको आंसर सही बता दिए, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 64 नंबर, किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है, तो उसमें जो लागू होता है गति का पहला नियम लागू होता है, ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन है आपका 65 में, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था, तो ये किए थे न्यूटन साहब ने। याद रखिएगा कि न्यूटन के जो पहला नियम जो है ना वो गैलीलियो पर आधारित है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका 66 नंबर की, यदि अविलंब बल दुगुना कर दिया जाए तो घर्षण गुणांक क्या होगा। देखिए तो घर्षण गुणांक जो होगा फ्रेंड्स वो समान रहेगा, समान। अगला क्वेश्चन है आपका 67 नंबर कि घर्षण बल लगता है अपेक्षित गति के किस दिशा में, तो दिशा के विपरीत दिशा में लगता है। अगला क्वेश्चन है आपका 68 नंबर कि सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, क्योंकि बर्फ जो होता है, बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होती है। 69 नंबर की लोटनिक, स्थैतिक तथा सर्पी घर्षण के कारण बलों को व्यवस्थित किया जाए तो सही व्यवस्था क्या होगा, तो देखिए सही होगा, पहले लिखिएगा स्थैतिक हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा आपका सर्पी घर्षण हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा आपका लोटिनी घर्षण हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला 70 नंबर की 14 बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे। देखिए जब 14 बैंक का जब राष्ट्रीयकरण हुआ था, कब हुआ था, 1969 में, 1969 में हुआ था, जब इसरो का भी स्थापना, याद रखिएगा इसरो का भी स्थापना, यही डेट याद रखिएगा, 1969 में हुआ था इसरो का स्थापना, ठीक है। तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण के समय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे, तो LK झा यानी कि लक्ष्मीकांत झा, LK झा थे उस समय गवर्नर थे। और याद रखिए LK झा जो थे ना वो 8वें वित्त मंत्री थे, 8वें जो थे भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर थे, 8वें थे, ठीक है ना। और उसमें प्रधानमंत्री कौन थी, तो इंदिरा गांधी, कौन थे, तो इंदिरा गांधी थी प्रधानमंत्री। वर्तमान में अभी RBI के गवर्नर कौन है, तो संजय, याद रखिएगा संजय मल्होत्रा जो है अभी वर्तमान में क्या RBI के गवर्नर है। 71 नंबर के 1 रुपये के नोट को किसके द्वारा जारी किया जाता है तथा इसका परिचालन किसके द्वारा किया जाता है। देखिए 1 रुपये के नोट जो है ना ये जारी करते हैं वित्त सचिव, ध्यान रखिएगा, ये वित्त सचिव के द्वारा जारी किया था, वित्त सचिव, क्योंकि 1 रुपये के नोट पर इन्हीं का सिग्नेचर होता है, वित्त सचिव का। अगर 1 रुपये से ऊपर के नोट पे ना RBI के गवर्नर का सिग्नेचर रहता है, ये ध्यान, इसका नियंत्रण कौन करता है, तो RBI। ये क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स कि 1 रुपये के ऊपर के नोट पे किसका सिग्नेचर रहता है, तो RBI के गवर्नर का, और 1 रुपये के नोट पे जो रहता है वित्त सचिव का सिग्नेचर रहता है, ये भी ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन है 72 नंबर की, SBI सहित भारत में कुल राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी। देखिए SBI सहित ना कुल राष्ट्रीयकृत बैंक है 12, यानी कि SBI के साथ और प्लस 11 तो हो जाएगा 12, ध्यान रखिएगा। 73 नंबर के, ऐसे बैंक क्या कहलाते हैं जिनके 50% से अधिक शेयर निजी कंपनी के पास होते हैं। तो ऐसे बैंक जो कहलाते हैं वो निजी बैंक कहलाते हैं, निजी, ऐसे प्राइवेट बैंक या निजी बैंक कहलाते हैं। फिर 74 नंबर के, भारत में रुपए का अवमूल्यन अब तक कितनी बार हो चुका है। देखिए भारत में ना रुपए का अवमूल्यन अब तक 3 बार हो चुका है, याद रखिएगा, 1949, उसके बाद 1966 और उसके बाद 1991, 3 डेट याद रखिएगा। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि भारत में मुद्रा योजना के तहत मुद्रा बैंकों को कब खोला गया था। तो ये क्या खोला गया था, 2015 में मुद्रा बैंकों को खोला गया था। और याद रखिए क्वेश्चन आता है कि मुद्रा योजना लाई गई थी 2015 में ही। तो देखिए फ्रेंड्स ये वीडियो आपको यहाँ पे कंप्लीट होता है, तो इसका आप होमवर्क देख लीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स आज का जो होमवर्क है, देखिएगा डे 9 का होमवर्क क्या है कि क्वेश्चन बैंक से आपको पेज नंबर 131 से 140 पढ़ना है। ज्ञान बिंदु का जो क्वेश्चन बैंक है बिहार दरोगा का, उससे पढ़ना है आपको, ठीक है। करंट अफेयर्स की बात करें तो परीक्षा मंथन का 51 से 55 मैं आपके पीसीएस मेकर यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दूंगा, तो प्लीज़ आप उसे भी जरूर देखिएगा। अगर बात करते हैं ज्योग्राफी की तो भारत की नदियाँ और सहायक नदियाँ पढ़ना है। अगर हम बात करते हैं पॉलिटी की तो ये आपका अनुसूचियाँ पढ़ना है, भारत की अनुसूचियाँ। और हिस्ट्री में पढ़ना 1857 क्रांति, और स्ट्रैटेजी में पढ़ना है आपको नेशनल पार्क। तो देखिए फ्रेंड्स आज का मैं होमवर्क भी आपको दे दिया हूँ, अब आप अपने टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। और फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, कि बहुत सारे अच्छे से मैं एक्सप्लेन किया हूँ बहुत सारे पॉइंट को। तो प्लीज़ अगर आप इसको लिखिएगा तो बहुत फायदा करेगा। मंडे टू फ्राइडे आपको ये होमवर्क सीरीज चलेगा, सैटरडे को आपको मास्टर वीडियो मिलेगा, और संडे को आपको फुल मॉक टेस्ट मिलेगा। तो प्लीज़ पीसीएस मेकर चैनल से जुड़ जाइए और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।